हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये सभी रिएक्शन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स पक्का कराने वाली रिएक्शंस हैं। तो आप इन रिएक्शंस को अच्छी तरह तैयार कर लें। तो चलिए बिना देर के हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो सभी रिएक्शंस हैं ये मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से उठाई हैं। और मैं गारंटी से कहता हूं कि यदि आप इन्हीं रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कोई भी जो रिएक्शंस है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं रहने वाला है। तो चलिए हमारा पहला जो रिएक्शंस है वो है ब्रूटच फिटिंग अभिक्रिया। तो ब्रूटच फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कराई जाती है और हमें प्राप्त होता है बेंजीन के एल्कीन व्युत्पन्न, यानी बेंजीन के एल्कीन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ब्रूटच फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर ये हमारा एरिल हैलाइड है और सोडियम धातु से क्रिया करा रहे हैं और ये है हमारा एल्किल हैलाइड कि जब हम इस एल्किल हैलाइड की और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एरिल एल्किल और साथ में दो अणु जो है सोडियम हैलाइड के हमें प्राप्त होते हैं। तो ये मेन रिएक्शन थी इसकी और ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने एक एरिल हैलाइड लिया जिसका नाम है आयोडो बेंजीन C6H5I और उसकी सोडियम धातु से क्रिया कराई तो मेथिल आयोडाइड, ये एक एल्किल हैलाइड है। और इसकी जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है टोलुइन, यानी ये एरिल है और ये एल्कीन है। तो ये टोलुइन इन दोनों से मिलकर बना है और साथ में सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। दूसरा है हमारा कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें उन एल्डिहाइड के दो अणुओं, यानी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, यानी ऐसे एल्डिहाइड के दो अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं को कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयन तथा दूसरे अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है और उसका सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। और ये जो रिएक्शंस हैं ये ब्रूटच फिटिंग अभिक्रिया ये 2014, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 इस प्रकार से ये लगातार पूछे जाने वाली रिएक्शन है। और ये भी जो रिएक्शंस है कैनिजारो अभिक्रिया ये 2014, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 2024 में इसको 4 पेपरों में पूछा गया है। एक पेपर कोड है GD, एक GE, एक GF। तो इनमें सभी में ये रिएक्शन पूछी गई है। तो देखते हैं इसके उदाहरण को। उदाहरण है ये यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है और इसके दो अणु लिए हमने। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये इसका जो फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु है ये ऑक्सीकरण, इसका अपचयन हो गया है एल्कोहल में, यानी ये मेथिल एल्कोहल हमें बना अपचयन होकर और यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होकर यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट का एक लवण बना है। और ये हमने इसी प्रकार एक और रिएक्शन ली है इसकी, इसको इस शब्दों में भी लिख सकते हैं या दूसरे तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड की हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल और पोटेशियम फॉर्मेट यानी ये एक लवण है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो दूसरी रिएक्शन थी ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी रिएक्शंस की ओर। तो हमारी तीसरी रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया और ये 2014, 16, 19, 24 GE, GF, HZ इन पेपरों में पूछी गई है। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं क्या होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन या मैथिलएमीन को एल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, और एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन कौन से होते हैं? जैसे एनिलीन हो गया या मैथिलएमीन हो गया। इनको जब हम एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करते हैं तो इसमें तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड जो है हमें प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और इसी को हम बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं इसके उदाहरण को। उदाहरण है यहाँ पर हमने लिया मैथिलएमीन, एनिलीन। अब इस एनिलीन के क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ एल्कोहलिक
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त हुआ बेंजीन आइसोसाइनाइड, और या फिर फेनिल आइसोसाइनाइड हम इसको बोल सकते हैं। और ये जो है एक तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड है, और साथ में हमें प्राप्त होता है 3 अणु KCl और 3 अणु जल के। अब यहाँ पर ये मैथिलामीन है, ये एनिलीन है यानी फेनिलैमीन, बेंजीनैमीन, और ये हमारे पास है मैथिलामीन। मैं लिख देता हूँ इसके नाम को, मैथिल एमीन। ये मैथिल एमीन है, और मैथिल एमीन की जब हम ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो बनता है मैथिल आइसोसाइनाइड प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड और H2O जल। तो इस प्रकार जो कार्बिल अमीन अभिक्रिया है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर, एल्डोल संघनन के। तो एल्डोल संघनन क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें वे कार्बनिक यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है तनु NaOH या K2CO3 आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है तनु या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, इनकी उपस्थिति में संघनित होकर, इनका संघनन होगा, इनका संघनित होकर जो यौगिक प्राप्त होता है उसका नाम होता है एल्डोल, और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं एल्डोल संघनन। और इसमें एसिटाल्डिहाइड जो है संघनित होकर एसिटाल्डोल बनाता है। तो देखते हैं इसके उदाहरण को। और ये जो रिएक्शन है ये 2011, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24 लगातार पूछे जाने वाली रिएक्शन है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके लिए लेकर आया हूँ, इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं। तो उदाहरण है इसका, यहाँ पर हमने लिया एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड के हमने कितने अणु लिए हैं? यहाँ पर 2 अणु लिए हैं एसिटाल्डिहाइड के, और ये भी एसिटाल्डिहाइड ही है यानी CH, एक H ये है CH3 CHO। तो एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु लेने पर तनु NaOH से जब हमने इसकी अभिक्रिया कराई तो यहाँ से प्राप्त हुआ हमें एसिटाल्डोल, या फिर इसका नाम पूरे का है एल्डोल, इसको एसिटाल्डोल कह सकते हैं या एल्डोल। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? एल्डोल संघनन है। और यह संघनन जो 2 समान या भिन्न एल्डिहाइडों के अणुओं में, या तो 2 समान एल्डिहाइड हो या 2 भिन्न एल्डिहाइड के अणुओं में, या फिर 2 समान या भिन्न कीटोनों में, दो एक से कीटोन ले लो, या फिर 2 अलग अलग कीटोन ले लो, तथा एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन के मध्य भी हो सकती है। ये जो एल्डोल संघनन है ये अभिक्रिया इनमें से किसी के भी मध्य हो सकती है। तो चलिए ये रिएक्शन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो चलिए अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो है राइमर-टीमैन अभिक्रिया। तो राइमर-टीमैन अभिक्रिया ये भी 2014, 15, 16, 18, 22, 23 और 24 में लगातार पूछी गई है। तो इस रिएक्शन को भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। तो देखते हैं क्या होती है राइमर-टीमैन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में लगभग 333 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके क्रमशः यानी 2 प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें 2 प्रकार से ये रिएक्शन होगी। पहला जो उत्पाद बनेगा वो होगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल, मुख्य उत्पाद के रूप में देता है राइमर-टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें फिनॉल या क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में लगभग 333 केल्विन ताप पर अभिक्रिया द्वारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में देता है, राइमर-टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। यहाँ पर हमने ये लिया फिनॉल, यहाँ पर फिनॉल लिया और फिनॉल की क्लोरोफॉर्म की से अभिक्रिया कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 333 केल्विन पर। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ सैलिसिलिक एल्डिहाइड, मुख्य उत्पाद के रूप में ये हमें प्राप्त हुआ। ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड का सूत्र है, और साथ में 3 NaCl + 2 H2O हमें प्राप्त होता है। ये पहली रिएक्शन से जब हम किससे अभिक्रिया कराते हैं? क्लोरोफॉर्म से। जब क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन जब हम इसकी अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से CCl4 से कराते हैं फिनॉल की अभिक्रिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड से के साथ, तो 333 केल्विन पर ही, तो हमें क्या उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में।
और साथ में प्राप्त होता है NaCl प्लस 2H2O। तो ये अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया थी और ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। और नेक्स्ट रिएक्शन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम अपने चैनल पर पहले ही क्या होता है जब से संबंधित जो रिएक्शंस थी उनको पूरी तरह आप कंप्लीट कर चुके हैं और उनका वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और जो क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है उसको भी हम अपने चैनल पर सॉल्व करा चुके हैं, आप उसको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर। तो चलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगली रिएक्शंस है, रिएक्शन नंबर 6, वो है इटार्ड अभिक्रिया। तो इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टोलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए इसको हम एक बार आपको और समझा देते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड, यानी ये क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र है, द्वारा टोलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया द्वारा टोलुइन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। पहले एक योगात्मक जटिल यौगिक के अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है जो जल अपघटन पर बेंजल्डिहाइड देता है। तो जो इसकी लैंग्वेज थी इटार्ड अभिक्रिया की, ये हम आपको बता चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण को। उदाहरण है यहाँ पर हमने बेंजलिया टोलुइन, अब टोलुइन का हमने ऑक्सीकरण कराया क्रोमिल क्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, और इसका अपघटन कराने पर हमें प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड और जल। तो इस प्रकार जो इसकी ये रिएक्शन थी मेन, ये भी हमने आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 7 की ओर, जो कि है हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कॉस्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन, और ये जो प्राथमिक एमीन होगा इसमें 1 कार्बन कम होगा, बनाते हैं, हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया की सहायता से जो CONH2 समूह होता है उसको NH2 समूह में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो एक बार मैं फिर से आपको इस रिएक्शंस को बता देता हूँ कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक एसिड एमाइड होगा और द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं, हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया की सहायता से जो हमारा CONH2 समूह है वो NH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो देखते हैं इसके उदाहरण को। यहाँ पर ये C एमाइड समूह है CONH2, और ब्रोमीन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये बदल जाता है NH2 में, यानी एमीन में। और इसकी जो उदाहरण है ये है एसिटामाइड CH3CONH2 है। एसिटामाइड की जब हम ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं, द्रव ब्रोमीन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो मैथिलएमीन, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम ब्रोमाइड और जल। अब यहाँ पर मैथिल, जब हम C6H5CONH2 की अभिक्रिया कराते हैं द्रव ब्रोमीन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है C6H5NH2 यानी एनिलीन, और साथ में पोटेशियम कार्बोनेट और 2 अणु KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड के और जल के भी हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी 7वीं रिएक्शन थी हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ये भी कंप्लीट हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि ये रिएक्शंस भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर। तो अगली हमारी रिएक्शंस है रोजेनमुंड अभिक्रिया, और ये जो रिएक्शन है ये 2010, 14, 19, 20, 22, 23 ये लगातार पूछे जाने वाली रिएक्शन है ये भी, तो इसको भी आप स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार कर लें। तो देखते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड या पैलेडियम या फिर बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक व उबलती हुई जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने में एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो इसको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड का पैलेडियम या बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक व उबलती हुई जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने में
एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। इसका उपयोग एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। तो ये जो रिएक्शन है इसका जो उपयोग है रोजेनमुंड अभिक्रिया का, ये एल्डिहाइड बनाने के काम में आती है। तो ये एसिटिल क्लोराइड हमने लिया, एसिटिल क्लोराइड, और इसका अपचयन कराया हाइड्रोजन के साथ, और वो भी पैलेडियम या बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक और उबलते हुए जाइलिन की उपस्थिति में। तो हमें प्राप्त हुआ CH3CHO एसिटिल्डिहाइड और HCl। इसका एक और उदाहरण है C6H5 हमने लिया, बेंजोइल क्लोराइड लिया और इसका अपचयन कराया हाइड्रोजन के साथ सैम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में। तो हमें बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। और इस प्रकार जो ये रोजेनमुंड अभिक्रिया थी ये कंप्लीट हो जाती है, और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर। तो नेक्स्ट रिएक्शंस है रिएक्शन नंबर 9, विलियम संश्लेषण। विलियम संश्लेषण क्या होता है? और ये जो विलियम संश्लेषण रिएक्शंस है ये 2011, 21, 22, 23, 24 GD, GE इनमें लगातार जो है ये पूछी गई है। तो इसको भी हम अच्छी तरह तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होती है विलियम संश्लेषण रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड भी कैसा होना चाहिए? प्राथमिक या द्वितीयक, यानी 1 डिग्री हैलाइड हो या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, विलियम संश्लेषण कहलाता है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड यानी प्राथमिक या द्वितीयक के साथ गर्म करेंगे तो ईथर प्राप्त होगा, विलियम संश्लेषण कहलाता है। जैसे सोडियम एथोक्साइड को, यहाँ पर ये उदाहरण है, जैसे सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, यह SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये सोडियम एथोक्साइड है और मेथिल आयोडाइड के साथ इसको अभिक्रिया कराई, इसको गर्म करा तो हमें प्राप्त हुआ डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, ये डाई एथिल ईथर का सूत्र है, और साथ में सोडियम आयोडाइड हमें प्राप्त होता है। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सोडियम एथोक्साइड लिया और इसकी अभिक्रिया हमने कराई, रिएक्शन कराई आइसोप्रोपेन आयोडाइड से। आइसोप्रोपेन आयोडाइड ये 2 डिग्री हैलाइड है, और यहाँ पर जो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें C2H5O CH सिंगल बॉन्ड CH3 इसका नाम है 2-एथोक्सी प्रोपेन, यानी हमें 2-एथोक्सी प्रोपेन प्राप्त होता है। ये भी एक प्रकार का ईथर है, और साथ में हमें प्राप्त होता है सोडियम आयोडाइड। तो इस प्रकार ये जो विलियम संश्लेषण रिएक्शन है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जो कि है रिएक्शन नंबर 10, और ये है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। यानी गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें बेंजीन और उसके समजात कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उनके एल्डिहाइड देते हैं, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिनमें बेंजीन और उसके समजात कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उनके एल्डिहाइड देते हैं, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती है। उदाहरण है इसका, यहाँ पर हमने बेंजीन लिया और COHCl के मिश्रण के साथ जब हमने अभिक्रिया कराई तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त हुआ बेंजल्डिहाइड और HCl, और इस अभिक्रिया का उपयोग एरोमेटिक एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। तो यह जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया का उपयोग एरोमेटिक एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। तो इस प्रकार जो गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण था ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट और अंतिम रिएक्शंस की ओर। तो हमारी जो अंतिम रिएक्शंस है आज की ये है फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? ये 2023 और 2024 लगातार 2 वर्षों में पूछी गई है। तो देखते हैं क्या होती है। जब एरिल हैलाइड धात्विक सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर विलयन में स्वयं अपने आप से ही, यानी जो एरिल हैलाइड होता है धात्विक सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर विलयन में स्वयं अपने आप से ही अभिक्रिया करके द्विनाविकीय हाइड्रोकार्बन बनाता है, तब यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। और इसका ये उदाहरण है बेंजीन ब्रोमाइड की, जब हम अभिक्रिया कराते हैं सोडियम और ब्रोमोबेंजीन के साथ, यानी बेंजीन ब्रोमाइड के साथ, तो हमें किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है डाईफेनिल। ये फेनिल का सूत्र है C6H5 और 2 अणु हैं फेनिल के, तो इसको बोलेंगे डाईफेनिल और सोडियम ब्रोमाइड। तो इस प्रकार जो हमारी आज की 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी ये हमने कंप्लीट कर ली हैं,
और मुझे उम्मीद है कि ये सभी रिएक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। और अब मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 15 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब यदि आपको किसी भी टॉपिक के क्लास 12 केमिस्ट्री या क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो अवश्य बना कर दूंगा। और मैं अपने चैनल पर क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो और मॉडल पेपर भी सॉल्व करा चुका हूँ, और साथ ही साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जैसे कि क्या होता है जब, इनका सेशन भी मैं अपने चैनल पर प्लेलिस्ट केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।